इमेजिन करो, एक मिडिल क्लास फादर है। उसकी सैलरी 60,000 रुपए पर मंथ है। घर का ईएमआई है, पेरेंट्स की मेडिसिन है, बिजली का बिल है, पेट्रोल का खर्चा है, और अब उसके बच्चे का स्कूल एडमिशन का टाइम आ गया है। वो अपने 3 साल के बच्चे का हाथ पकड़ के एक रेप्यूटेड प्राइवेट स्कूल के ऑफिस में जाता है। रिसेप्शन पे उसे एक फॉर्म दिया जाता है। एडमिशन फी, एनुअल चार्जेस, एक्टिविटी फी, डेवलपमेंट फी, स्मार्ट क्लास फी, ट्रांसपोर्ट फी, सिक्योरिटी डिपॉजिट, और फिर एक लाइन, डोनेशन ऑप्शनल। लेकिन सबको पता है कि वो ऑप्शनल नहीं है। फादर कैलकुलेटर निकालता है। टोटल अमाउंट देखकर उसके चेहरे का रंग उठ जाता है। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, भाई मैं बच्चे को नर्सरी में डाल रहा हूँ या फिर हार्वर्ड में। और दोस्तों, ये सिर्फ एक फैमिली की स्टोरी नहीं है। आज इंडिया के करोड़ों पेरेंट्स की यही रियलिटी है। हमारा एजुकेशन सिस्टम धीरे धीरे एक लर्निंग इंस्टीट्यूशन से ज्यादा एक बिलिंग मशीन बन चुका है। पहले जितनी 4 साल की इंजीनियरिंग फीस हुआ करती थी, आज उतनी कई स्कूलों में नर्सरी की एनुअल फीस हो चुकी है। और सबसे शॉकिंग बात, फीस हर साल बढ़ती रहती है, लेकिन क्वालिटी वही पुराने क्लासरूम, वही आउटडेटेड टीचिंग मेथड्स, वही बोरिंग मेमोराइजेशन, वही गंदे वॉशरूम, वही अंडरपेड टीचर्स, और लर्निंग ऑलमोस्ट जीरो। आज का एजुकेशन सिस्टम एक अजीब पैराडॉक्स बन चुका है। जितना ज्यादा आप पे करते हो, उतना ही ज्यादा आपको लगता है कि शायद आप बेटर एजुकेशन खरीद रहे हो। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या एक्सपेंसिव एजुकेशन का मतलब क्वालिटी एजुकेशन होता है, या फिर हम एक ऐसे सिस्टम में जी रहे हैं जहां एजुकेशन को भी एक बिजनेस मॉडल बना दिया गया है? आज के वीडियो में हम एक्सपोज करेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बिगेस्ट स्कैम्स, और वीडियो के एंड तक आप डिसाइड कर पाएंगे कि प्रॉब्लम सिर्फ स्कूलों में है या पूरे सिस्टम में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कैम नंबर 1, डोनेशन के नाम पर ब्राइब। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, अगर एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, तो उसके लिए डोनेशन क्यों? अगर कोई हॉस्पिटल बोले, सर ऑपरेशन हो जाएगा, बस डोनेशन देना पड़ेगा, तो हम उसे करप्शन बोलेंगे। कोई गवर्नमेंट ऑफिस बोले, सर काम हो जाएगा, बस डोनेशन दे दीजिए, तो हम उसे ब्राइबरी बोलेंगे। लेकिन जब कोई स्कूल बोलता है, सर एडमिशन हो जाएगा, बस थोड़ा डोनेशन लगेगा, तो उसे हम नॉर्मल मान लेते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में एजुकेशन को फियर के साथ सेल किया जाता है। पेरेंट्स को लगता है अगर मेरा बच्चा स्कूल में नहीं गया तो उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा, और इसी फियर का फायदा उठाया जाता है। कई पेरेंट्स अपनी सेविंग तोड़ देते हैं, गोल्ड बेच देते हैं, लोन ले लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट है। लेकिन सोचिए, एक टैलेंटेड बच्चा जो एकेडमिक्स में ब्रिलियंट है, जो फ्यूचर में साइंटिस्ट, डॉक्टर या एंटरप्रेन्योर बन सकता है, सिर्फ इसलिए एडमिशन नहीं ले पाता क्योंकि उसके पेरेंट्स डोनेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या ये फेयर है? बिल्कुल नहीं। एजुकेशन को ऑक्शन बना दिया गया है, और ऑक्शन में अक्सर वही जीतता है जिसके पास ज्यादा पैसे होते हैं। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पेरेंट्स के लिए एडमिशन सीजन किसी फेस्टिवल से कम नहीं, एक फाइनेंशियल नाइटमेयर होता है। सबसे डेंजरस चीज क्या है? कि डोनेशन कल्चर इनइक्वालिटी को और बड़ा कर देता है। रिच फैमिलीज बेटर स्कूल्स अफोर्ड करती हैं, उनके बच्चों को बेटर एक्सपोजर मिलता है, बेटर नेटवर्किंग मिलती है, बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। और जो फाइनेंशियली वीक हैं, वो स्टार्टिंग लाइन से ही पीछे छूट जाते हैं। एजुकेशन का पर्पस इक्वल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना था, लेकिन कई जगह एजुकेशन खुद इनइक्वालिटी को इंक्रीज कर रहा है। और ये सिर्फ फाइनेंशियल इशू नहीं है, ये मॉरल इशू भी है। क्योंकि जब एक सिस्टम टैलेंट से ज्यादा पैसा वैल्यू करता है, तो वो सिस्टम फ्यूचर डिस्ट्रॉय करता है। स्कैम नंबर 2, फिक्स शॉप्स फॉर बुक्स, यूनिफॉर्म्स एंड शूज। एडमिशन हो गया, पेरेंट्स सोचते हैं चलो अब सब ठीक है, लेकिन असली गेम तो अब शुरू होता है। स्कूल बोलता है यूनिफॉर्म सिर्फ इस शॉप से, बुक सिर्फ इस शॉप से, शूज सिर्फ इस शॉप से, स्कूल बैग भी वहीं से, और अगर आप किसी और शॉप से खरीदना चाहते हो तो आंसर होता है नो। सवाल यह है कि आखिर क्यों? अगर मार्केट में सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है, तो पेरेंट्स को चॉइस क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि कई केसेस में कमीशन सिस्टम का गेम चलता है। पेरेंट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो जब चॉइस नहीं होती तब एक्सप्लॉयटेशन शुरू होता है। एक सिंपल नोटबुक का प्राइस डबल हो जाता है, यूनिफॉर्म का प्राइस ट्रिपल हो जाता है,
एक एवरेज फैमिली के लिए स्कूल शॉपिंग एक मिनी वेडिंग बजट बन जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, बच्चा हर साल ग्रो करता है, तो अगले साल फिर से यूनिफॉर्म, फिर जूते, फिर किताबें, मतलब रेकरिंग बिजनेस। आप नोटिस करो, कई इंडस्ट्रीज सब्सक्रिप्शन मॉडल पर चलती हैं, लेकिन एजुकेशन भी धीरे धीरे सब्सक्रिप्शन बिजनेस बन गया है। हर साल नए चार्जेस, हर साल नए एक्सपेंसेस, और पेरेंट्स के पास चॉइस क्या है? जीरो। एजुकेशन एम्पावरमेंट का टूल होना चाहिए, एक्सटॉर्शन का नहीं। स्कैम नंबर 3, हर साल नई बुक्स। अगर आप 90s या अर्ली 2000s के स्टूडेंट रहे हो तो आपको याद होगा, बड़े भाई की किताबें छोटे भाई को मिल जाती थी। एक ही बुक कई सालों तक चलती थी। पेरेंट्स पैसे भी बचाते थे। लेकिन आज क्या होता है? हर साल नया एडिशन, नया कवर, नया डिजाइन, और अंदर का कंटेंट 90% सेम। बस चैप्टर का सीक्वेंस चेंज कर दिया, एक फोटो चेंज कर दी, एक पेज ऐड कर दिया, और बुक को बोल दिया लेटेस्ट एडिशन। रिजल्ट, पुरानी किताबें यूजलेस। पेरेंट्स को हर साल फिर से शॉपिंग करनी पड़ेगी। अब सोचिए, एक फैमिली में 2 या 3 बच्चे हैं, हर साल बुक्स पर ही हजारों रुपए खर्च हो रहे हैं। और आयरनी देखिए, हम बच्चों को एनवायरनमेंट बचाने के लेसन पढ़ाते हैं, लेकिन हर साल अननेसेसरी बुक्स प्रिंट कर रहे हैं। कितना पेपर वेस्ट कर रहे हैं, कितने पेड़ काट रहे हैं, कितना पैसा जाय कर रहे हैं। लेकिन सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिस्टम के लिए ये रेकरिंग रेवेन्यू है। एजुकेशन नॉलेज का बिजनेस नहीं, पब्लिशिंग बिजनेस बन गया है। स्कैम नंबर 4, ट्यूशन लो वरना फेल हो जाओगे। एक और डेंजरस ट्रेंड है, स्कूल के बाद कोचिंग, कोचिंग के बाद ट्यूशन, ट्यूशन के बाद ऑनलाइन क्लासेस। बच्चा स्कूल से घर आता है, बैग रखता है, और फिर दूसरे टीचर के पास पढ़ने चला जाता है। सवाल यह है कि अगर स्कूल में प्रॉपर पढ़ाई हो रही है तो कोचिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है? इंडिया दुनिया का शायद इकलौता देश है जहाँ स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए स्कूल भी जाना पड़ता है, और स्कूल के बाद कोचिंग भी। कई पेरेंट्स अपनी सैलरी का ह्यूज पोर्शन ट्यूशन पर स्पेंड करते हैं, और कई जगह एलिगेशन ये भी होते हैं कि टीचर्स खुद स्टूडेंट्स को प्रेशर करते हैं कोचिंग ज्वाइन करने के लिए। अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो ये एजुकेशन नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। टीचर का काम है स्टूडेंट को एम्पावर करना, डिपेंडेंसी क्रिएट करना नहीं। आज पेरेंट्स डबल पेमेंट कर रहे हैं, एक बार स्कूल को, एक बार ट्यूशन को, और बच्चा वो सुबह से शाम तक सिर्फ पढ़ रहा है। खेलने का टाइम नहीं, एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं, क्यूरियोसिटी का टाइम नहीं, बस मार्क्स, मार्क्स और मार्क्स। हम बच्चों को मशीन बना रहे हैं, लर्नर्स नहीं। स्कैम नंबर 5, मिस एग्जाम पेनल्टी फीस। जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, कभी घर में इमरजेंसी आ जाती है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है, कभी स्टूडेंट खुद हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, और इसी वजह से एग्जाम मिस हो जाता है। अब ऐसे टाइम पे इंस्टीट्यूशन को क्या करना चाहिए? सपोर्ट, एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग। लेकिन कई जगह होता क्या है? सप्लीमेंट्री एग्जाम देना है, एक्स्ट्रा फीस लगेगी। मतलब इंसान पहले से इमोशनल क्राइसिस में है, और सिस्टम उससे फाइनेंशियल पेनल्टी भी ले रहा है। एक फैमिली जो ऑलरेडी प्रॉब्लम फेस कर रही है, उसे और स्ट्रेस दिया जा रहा है। एजुकेशन का सिस्टम कंपैशनेट होना चाहिए, प्यूनिटिव नहीं। लाइफ कभी भी किसी के साथ अनफेयर हो सकती है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ये समझना होगा, क्योंकि स्टूडेंट कोई मशीन नहीं है, उसकी भी पर्सनल लाइफ है, उसकी भी प्रॉब्लम्स है, और सिस्टम का काम है उसको सपोर्ट करना, उसकी प्रॉब्लम्स को और बढ़ाना नहीं। स्कैम नंबर 6, रीचेकिंग के लिए भी एक्स्ट्रा पैसा। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं, अगर बैंक आपके अकाउंट से गलती से 10,000 रुपए एक्स्ट्रा काट ले और फिर बोले, सर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो पहले 2,000 रुपए दीजिए, कैसा लगेगा? अजीब है ना? लेकिन एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसे ही होता है। हर साल हजारों स्टूडेंट्स को लगता है कि उनके मार्क्स गलत आए हैं। कभी टोटल गलत हो जाता है, कभी आंसर चेक ही नहीं होता, कभी मार्क्स अपलोड करने में एरर हो जाता है, और फिर स्टूडेंट को बोला जाता है रीचेकिंग चाहिए, फीस दो। सवाल यह है कि गलती किसकी थी? अगर चेकिंग सिस्टम की गलती है तो स्टूडेंट पैसा क्यों दे? एक नंबर भी कभी कभी जिंदगी बदल देता है। एक मार्क की वजह से किसी का कॉलेज मिस हो जाता है, एक मार्क की वजह से स्कॉलरशिप चली जाती है,
एक मार्क की वजह से करियर का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। मार्क सिर्फ नंबर्स नहीं होते, कई स्टूडेंट्स के लिए वो सपने होते हैं। और जब सिस्टम खुद मिस्टेक्स करता है तो करेक्शन फ्री और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। इमेजिन करो, एक मिडिल क्लास स्टूडेंट है, उसने पूरे साल मेहनत की, रिजल्ट आया, एक्सपेक्टेड थे 95, आए 83। उसे लगता है कुछ गलत हुआ है, लेकिन रीचेकिंग फीस देखकर ही वो अप्लाई नहीं करता। हो सकता है उसके मार्क्स सच में गलत चेक हुए हों, लेकिन फाइनेंशियल बैरियर की वजह से वो कभी जान ही नहीं पाता। क्या ये फेयर है? बिल्कुल नहीं। एजुकेशन सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी तब आएगी जब करेक्शन प्रोसेस एक्सेसिबल और ट्रांसपेरेंट होगा। स्कैम नंबर 7, अननेसेसरी चार्जेस का जंगल। अब चलिए फीस रिसिप्ट की दुनिया में। कभी ध्यान से स्कूल की फीस रिसिप्ट देखी है? एडमिशन फीस, डेवलपमेंट फीस, एक्टिविटी फीस, टेक्नोलॉजी फीस, स्मार्ट क्लास फीस, लैब फीस, एनुअल फीस, बिल्डिंग फंड, ओरिएंटेशन फीस, लाइब्रेरी फीस, मेंटेनेंस फीस, स्पोर्ट्स फीस। और कई बार तो ऐसे चार्जेस भी होते हैं जिनका मीनिंग पेरेंट्स को समझ ही नहीं आता। सवाल यह है कि आखिर ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है। कई पेरेंट्स की सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन यही होती है, वो फीस भर देते हैं लेकिन उन्हें कभी डिटेल ब्रेकडाउन नहीं मिलता। एक कंपनी अगर इन्वेस्टर से पैसा लेती है तो उसे रिपोर्ट देनी पड़ती है। एक एनजीओ अगर डोनेशन लेती है तो उसे अकाउंट्स दिखाने पड़ते हैं। तो फिर स्कूल्स को अकाउंटेबिलिटी से एग्जेम्पशन क्यों? अगर पेरेंट्स इतना पैसा दे रहे हैं तो उन्हें ये जानने का पूरा हक है कि हर एक रुपया कहाँ स्पेंड हो रहा है। क्या नए क्लासरूम बन रहे हैं? क्या टीचर्स की सैलरीज इंप्रूव हो रही हैं? क्या बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, या फिर सिर्फ फीस ही बढ़ रही है? ट्रांसपेरेंसी ट्रस्ट क्रिएट करती है, और जहां ट्रांसपेरेंसी नहीं होती वहां सस्पिशन पैदा होता है। एजुकेशन सिस्टम को भी इसी प्रिंसिपल पर चलना चाहिए। स्कैम नंबर 8, एम्बैरेसमेंट फीस, द मोस्ट क्रूअल स्कैम। मैं मानता हूं कि एजुकेशन सिस्टम का सबसे हार्ट ब्रेकिंग स्कैम ये है। इमेजिन करो, एक 10 साल का बच्चा असेंबली में खड़ा है, 1000 स्टूडेंट्स उसके आसपास हैं। प्रिंसिपल माइक उठाता है और बोलता है, जो स्टूडेंट फीस नहीं भर पाए हैं वो स्टेज के बाद ऑफिस में मिले, और उनमें से एक नाम आपका है। आपने क्या गलती की है? कुछ भी नहीं। आपके पेरेंट्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लेकिन एम्बैरेसमेंट आपको मिल रही है। कई स्कूल्स में बच्चों को क्लास से बाहर खड़ा कर दिया जाता है, कई जगह एग्जाम देने से मना कर दिया जाता है, कई जगह आईडी कार्ड्स ब्लॉक कर दिए जाते हैं। अब एक सेकंड के लिए उस बच्चे की साइकोलॉजी समझो। उसे लगता है शायद मेरी फैमिली गरीब है, शायद मैं दूसरों से कम हूं, शायद मेरी कोई वैल्यू नहीं है। ये एक्सपीरियंसेस बच्चों के सेल्फ एस्टीम पर परमानेंट इफेक्ट छोड़ सकते हैं। आज भी कई एडल्ट्स अपने स्कूल के एम्बैरेसिंग मोमेंट्स नहीं भूल पाए हैं। स्कूल का पर्पस कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, शेम क्रिएट करना नहीं। अगर कोई पेरेंट जेन्युइनली फाइनेंशियल डिफिकल्टी में है तो इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए, पब्लिक ह्यूमिलिएशन नहीं। क्योंकि एक बच्चा अपने पेरेंट्स की इनकम चूज नहीं करता, फिर उसे पनिशमेंट क्यों? स्कैम नंबर 9, जंक फूड इन स्कूल कैंटीन्स। स्कूल हमें क्या सिखाता है? हेल्दी हैबिट्स, डिसिप्लिन, गुड लाइफस्टाइल। लेकिन लंच ब्रेक में कैंटीन जाओ और मेन्यू देखो, समोसा, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, मैगी, पकोड़े, क्रीम बिस्किट्स। सवाल यह है कि ये स्कूल कैंटीन है या फिर मिनी जंक फूड फेस्टिवल। आज इंडिया में चाइल्डहुड ओबेसिटी बढ़ रही है, डायबिटीज के केसेस यंगर एज ग्रुप्स में दिख रहे हैं, विटामिन डेफिशिएंसीज कॉमन है, और हम बच्चों को दिन के सबसे इंपॉर्टेंट टाइम में अनहेल्दी फूड दे रहे हैं। बच्चे वही खाते हैं जो अवेलेबल होता है। अगर कैंटीन में हेल्दी ऑप्शन ही नहीं होंगे तो वो जंक फूड ही खाएंगे। इमेजिन करो, अगर स्कूल्स में मिलता फ्रेश फ्रूट्स, बटर मिल्क, कोकोनट वाटर, लेमन वाटर, हेल्दी सैंडविचेस, प्रोटीन रिच स्नैक्स, क्या बच्चों की हैबिट्स बेटर नहीं होती? बिल्कुल होती। हेल्थ एजुकेशन बुक से नहीं, एनवायरनमेंट से आती है। अगर स्कूल एनवायरनमेंट अनहेल्दी है तो बच्चे हेल्दी हैबिट्स कैसे सीखेंगे? एक और प्रॉब्लम है, जंक फूड एडिक्शन। शुगर और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स ब्रेन में डोपामिन रिलीज करते हैं। धीरे धीरे बच्चे उनके आदी हो जाते हैं, और ये हैबिट्स एडल्टहुड तक कंटिन्यू रहती हैं। आज इंडिया में हेल्थ क्राइसिस का फाउंडेशन बचपन में ही रखा जा रहा है, और हम उसके बारे में बात ही नहीं करते।
स्कैम नंबर 10, नो प्रॉपर सैनिटेशन। मैं मानता हूं कि अगर आप किसी स्कूल की क्वालिटी जज करना चाहते हो तो उसके वॉशरूम जाकर देख लो। कई इंडियन स्कूल्स में वॉशरूम्स की कंडीशन बहुत खराब होती है। टूटे दरवाजे, नो वाटर, नो सोप, नो क्लेanलीनेस। और इसका इम्पैक्ट सिर्फ डिस्कम्फर्ट तक लिमिटेड नहीं है। बहुत सारे बच्चे पानी पीना ही अवॉइड कर देते हैं क्योंकि उन्हें टॉयलेट यूज नहीं करना। सोचिए, एक बच्चा 10-15 साल तक स्कूल में पानी कम पीता है, उसकी बॉडी धीरे धीरे डिहाइड्रेशन की हैबिट डेवलप कर लेती है। वो एडल्टहुड में भी कम पानी पीता है। आज भी कई लोग ऑफिस में पूरा पूरा दिन सिर्फ 2 ग्लास पानी पीते हैं क्योंकि बचपन से ही उनकी हैबिट्स ऐसी बनी है। और एक और शॉकिंग चीज, कई स्कूल्स में बच्चों को पानी पीने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। सोचो, पानी पीने के लिए परमिशन। जेल में भी शायद पानी पीने की परमिशन नहीं लेनी पड़े, लेकिन स्कूल में बच्चा हाथ खड़ा करके पूछता है, मैम वाटर? और कई बार आंसर होता है नो। हेल्थ एजुकेशन की शुरुआत क्लीन वाटर और क्लीन टॉयलेट से होती है। अगर बेसिक सैनिटेशन ही नहीं है तो हम क्वालिटी एजुकेशन की बात कैसे कर सकते हैं? एक डर्टी वॉशरूम सिर्फ हाइजीन इशू नहीं है, वो डिग्निटी इशू है, हेल्थ इशू है और लॉन्ग टर्म हैबिट इशू है। स्कैम नंबर 11, नो प्रैक्टिकल एजुकेशन। स्कूल हमें जिंदगी के लिए तैयार क्यों नहीं करता? मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, आपने स्कूल में कितने साल बिताए? 12 साल, 14 साल? और उन 12-14 सालों में आपने क्या सीखा? पीरियोडिक टेबल, ट्रिग्नोमेट्री, थ्योरम, डेफिनेशंस, फॉर्मूलाज। लेकिन क्या आपने ये सीखा टैक्स कैसे फाइल करते हैं, इंश्योरेंस कैसे काम करता है, क्रेडिट कार्ड कैसे यूज करना चाहिए, इन्वेस्टिंग क्या होती है, न्यूट्रिशन लेबल कैसे पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव करते हैं, एआई टूल्स कैसे यूज करते हैं, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं? नहीं। और यही प्रॉब्लम है, स्कूल हमें डिफिकल्ट चीजें सिखाता है, यूजफुल चीजें नहीं। हम रैंडम फैक्ट्स मेमोराइज करते हैं जो गूगल 5 सेकंड में बता देता है, लेकिन रियल लाइफ स्किल्स ऑलमोस्ट जीरो। स्कूल का पर्पस क्या होना चाहिए? इंफॉर्मेशन देना? नहीं, इंफॉर्मेशन तो आज हर इंसान के पॉकेट में है। स्कूल का पर्पस होना चाहिए थिंकिंग सिखाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग। आज एआई के जमाने में इंफॉर्मेशन की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन क्रिएटिविटी और थिंकिंग की वैल्यू बढ़ रही है। और हम अभी भी बच्चों को रट्टा मारना सिखा रहे हैं। एक और सवाल, अगर बच्चा सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक स्कूल में है तो फिर कोचिंग क्यों? क्योंकि सिस्टम नॉलेज ट्रांसफर नहीं कर पा रहा। और जब स्कूल के बाद कोचिंग जरूरी हो जाए तो इसका मतलब है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। स्कूल को यह सिखाना चाहिए कि हाउ टू थिंक, व्हाट टू थिंक नहीं। स्कैम नंबर 12, अंडर पेड टीचर्स। आज एक एक्सपेरिमेंट करो, किसी 10 साल के बच्चे से पूछो, बेटा बड़े होके क्या बनना है? डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, यूट्यूबर, क्रिकेटर। लेकिन कितने बच्चे बोलेंगे मुझे टीचर बनना है? बहुत कम। क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन की सोशल रिस्पेक्ट और फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स दोनों कम हो गए हैं। और ये डेंजरस है क्योंकि एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी डायरेक्टली टीचर्स की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। हम टीचर्स से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो देश का फ्यूचर बनाए, लेकिन कई टीचर्स खुद फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होते हैं। अंडरपेड, ओवरवर्क, अंडरवैल्यूड। अगर बेस्ट टैलेंट टीचिंग प्रोफेशन में ही नहीं आएगा तो बेस्ट एजुकेशन कैसे मिलेगी? फिनलैंड, सिंगापुर और दुनिया के टॉप एजुकेशन सिस्टम्स में टीचिंग एक प्रेस्टिजियस प्रोफेशन है। वहाँ टैलेंटेड लोग टीचर्स बनना चाहते हैं। इंडिया में भी अगर एजुकेशन इंप्रूव करना है तो टीचर्स को एम्पावर करना होगा, क्योंकि एक ग्रेट टीचर सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ाता, वो जिंदगी बदल देता है। हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई टीचर होता है जिसे हम आज भी याद करते हैं। सवाल यह है कि क्या हम फ्यूचर में ऐसे टीचर्स क्रिएट कर रहे हैं या उन्हें डिस्करेज कर रहे हैं? स्कैम नंबर 13, नो फोकस ऑन स्पोर्ट्स। हर बार ओलंपिक्स के बाद हम एक ही सवाल पूछते हैं, इंडिया इतने कम मेडल्स क्यों जीतता है? इसका आंसर स्कूल सिस्टम में छुपा है। एक बच्चा हफ्ते में लगभग 40 पीरियड अटेंड करता है, उसमें से स्पोर्ट्स के कितने? कई स्कूल्स में तो सिर्फ एक, मतलब लगभग 2.5%। बाकी रट्टा, होमवर्क, टेस्ट
एग्जाम्स, और फिर हम उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड क्लास एथलीट्स निकल कर आएंगे। कैसे? कई स्कूल्स में तो प्रॉपर प्लेग्राउंड ही नहीं है, और अगर प्लेग्राउंड है तो उसका मेंटेनेंस नहीं है, और जो एक स्पोर्ट्स पीरियड होता है उसे भी कई बार एक्स्ट्रा क्लास में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन स्पोर्ट्स सिर्फ मेडल्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पोर्ट्स डिसिप्लिन सिखाता है, कॉन्फिडेंस सिखाता है, लीडरशिप सिखाता है, फेलियर हैंडल करना सिखाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, हेल्थ। आज इंडिया ओबेसिटी, डायबिटीज और लाइफस्टाइल डिजीजेस के क्राइसिस से गुजर रहा है। हेल्थ का फाउंडेशन बचपन में बनता है, और हम बचपन में ही फिजिकल एक्टिविटी को इग्नोर कर देते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? क्रिटिसाइज करना आसान है, सॉल्यूशंस देना डिफिकल्ट। लेकिन अगर एजुकेशन सिस्टम को जेन्युइनली इंप्रूव करना है तो कुछ रिफॉर्म जरूरी हैं। हर स्कूल को एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट पब्लिश करनी चाहिए। पेरेंट्स को बुक्स और यूनिफॉर्म्स कहीं से भी खरीदने की आजादी होनी चाहिए। एडमिशंस मेरिट और ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया पर होने चाहिए। अगर हम ग्रेट टीचर्स चाहते हैं तो उन्हें ग्रेट कंपेंसेशन भी देना होगा। फाइनेंशियल लिटरेसी, एआई, कम्युनिकेशन, मेंटल हेल्थ, न्यूट्रिशन, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब करिकुलम का पार्ट होने चाहिए। हर स्कूल में क्वालिटी स्पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेली फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। स्कूल्स को भी रिपोर्ट कार्ड्स मिलने चाहिए। क्लीन टॉयलेट्स और ड्रिंकिंग वाटर बेसिक राइट्स होने चाहिए। इंडिया के पास दुनिया का लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, 30 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उन्हें एजुकेट कर रहे हैं या फिर सिर्फ एग्जामिन? क्या हम उन्हें थिंकर्स बना रहे हैं या सिर्फ मेमोराइजर्स? आज हम बच्चों को मार्क्स के लिए ट्रेन कर रहे हैं, कल उन्हें लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे। और लाइफ का पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होता, उसमें आंसर्स गूगल पर नहीं मिलते। उसमें क्रिएटिविटी चाहिए, जजमेंट चाहिए, कैरेक्टर चाहिए। एजुकेशन का पर्पस सिर्फ जॉब दिलाना नहीं होना चाहिए। एजुकेशन का पर्पस होना चाहिए बेटर ह्यूमंस बनाना, बेटर सिटीजन्स बनाना, बेटर थिंकर्स बनाना। अगर हमने एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म कर लिया तो हम सिर्फ स्कूल्स नहीं बदलेंगे, हम पूरे देश का फ्यूचर बदल देंगे। क्योंकि क्लासरूम्स में ही इंडिया का फ्यूचर बैठा हुआ है, और हर एक बच्चा डिजर्व करता है एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो उसे सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं, जिंदगी के लिए तैयार करे। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि अवेयरनेस ही चेंज की पहली सीढ़ी है।